ये 1 पॉइंट ओके है हमारा। तो सेकंड हमारा होना चाहिए VSN VSP। VSN है VSP, खासकर इनमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स देखने मिलेगी, VSP या VSN। अब VSP VSN आपको जरूरी नहीं कि ये लाइन खराब हुई हो या फिर ये IC खराब हुई, बिकॉज इसको इनेबल जो देगा वो CPU सेलेक्ट जो करेगा CPU। CPU। अगर सोचो CPU सेलेक्ट नहीं करे तो पाँच इसको सिग्नल नहीं मिला और इसको सिग्नल नहीं सेलेक्ट ही नहीं हुई है, तो ग्राफिक्स नहीं होता है ना कि भाई तेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो तुम क्लास में बैठेगा ही सही है ना, मतलब सिलेक्शन होना चाहिए है ना। अब ये सिलेक्ट हो तो गया, बैठ भी गया, इनेबल सिग्नल्स मिलना जरूरी है। इनेबल सिग्नल्स मतलब जो क्वेश्चन शीट्स और मिलनी चाहिए तभी तो आंसर देगा। तो क्वेश्चन शीट्स जो है भेजेगा कौन, CPU इनेबल, और ये इनेबल देगा फिर इसको ग्राफिक को कि ये रहा हमें जो क्वेश्चंस मिला है इसका आंसर डिस्प्ले को डिस्प्ले में दिखेगा। डिस्प्ले में देगा। अब वो इसको क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा तो ये आंसर अच्छा उसका नहीं देगा। तो इस प्रॉब्लम्स यहाँ पे मिलना ना मिलना जरूरी नहीं कि यही प्रॉब्लम्स हो सकता है कि यही ना दे रहा हो, इसको क्वेश्चन शीट मिली लेकिन इसका आंसर भूल गया, याद ही नहीं आ रहा, मतलब खराब हो गया हाल तक। तो हो सकता है इसमें भी हो, लेकिन हमें जरूरी है कि पीछे का भी चेक कर लेना चाहिए। तो ये वोल्टेज कोई एक भी नहीं बन सकता या दोनों भी नहीं बन सकते, मोस्टली ज्यादा करके होता है कि एक वोल्टेज नहीं बन रहा, और हो भी सकता है कि दोनों भी ना बन रहा हो। दोनों ना बनना तो आपका ये प्रॉब्लम्स होती है कि ये IC खराब होगी, लेकिन कोई एक ना बनना वो इनेबल सिग्नल्स भी डिसेबल हो सकता है। जैसे ENP नहीं बनना तो फिर आपका VSP भी नहीं बनेगा, ENN नहीं बनना तो आपका फिर VSN भी नहीं बनेगा। तो जरूरी है आपका कि ENN बनना चाहिए और उसके बाद फिर VSN बनेगा, फिर आपका ENP बनना चाहिए तो फिर VSP भी बनेगा। अगर ये खराब रहेगी तो कुछ नहीं बनेगा, ये भले ही सिग्नल्स देता है। और अगर HDA SCL सेलेक्ट ही नहीं होगा तो आपका एक पूरा सिस्टम ही ग्राफिक का इनेबल नहीं। अब इसको कैसे चेक करें, यहाँ चेक कर लिया हमारा वोल्टेज नहीं बनना है तो आपको ये ICs को कर देना होगा रिमूव, और इसके नीचे जो पैड्स हैं उनकी टेस्टिंग करनी होगी। तो अब हम चलते हैं डायग्राम की तरफ, ये समझते हैं, है ना। अब हमको ये फोन ओपन करेंगे, ये समझ में आ गया होगा आपको पावर कहाँ से कैसे मिल रही है। VPH नहीं मिलेगा तब भी नहीं काम करेगी, है ना। अगर VPH भी नहीं मिलेगा तब भी ये काम नहीं करेगी। बुक अपना बूस्ट कॉइल भी शॉर्ट हो सकती है ना, तब है? बूस्ट कॉइल नहीं होगी क्योंकि लोड नहीं आएगा ज्यादा, बूस्ट कॉइल हो सकती है खराब, लेकिन लोड नहीं रहता ना इतना उसमें। VPH मिल रहा है फिर वो बूस्ट कर रही होती है खराब ग्राफिक IC से। वो लोड ज्यादा नहीं है लेकिन उसकी वैल्यू भी तो वहाँ कम है ना, वहाँ पे 10 माइक्रोन दे रही है, यहाँ पे 4.7 है, तो उसके हिसाब से उस पे काफी लोड है। कमजोर चीज पे 10 किलो वजन भी रही है और अच्छी पे 50 किलो, है ना। तो उसका भी तो डिपेंड करेगा। अभी अल्ताफ पे 50 किलो वजन भी उठा लेगा और आसिफ है क्या 10 किलो ही बहुत है इसके लिए, है ना। 100 बोल रहे 100 बोल रहे तो हो सकता है VPH भी आपकी खराब, जरूरी नहीं। तो हम आ जाते हैं कोई एक सेक्शंस पे, कोई फोन बताओ कौन सा। Oppo Reno 13 ग्राफिक, तो जैसे मैंने बताया कि एमोलेड डिस्प्ले में पावर जो लाइट ICs होती है लाइट देती है, ग्राफिक जो है वो CPU देता है, तो लाइट के साथ ही उसके ग्राफिक्स दिखते हैं, यानी कि फिर उसमें ग्राफिक IC के VSN VSP की इतनी सब प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, उसमें एक लाइट IC लाइट देगी और ग्राफिक CPU देगा, क्योंकि वो लाइट्स में ही ग्राफिक होते हैं, तो जो ग्राफिक आएंगे वो लाइट जलेगी तो वो दिख जाएगी, सस्ते में निपटा दी। तो उसमें टेक्नोलॉजी वैसे एडवांस है ना। पैसे दिया था सर 40,000, तो उसकी सुपर एमोलेड डिस्प्ले कितनी महंगी है, 4,000 7,500 की इसमें ओरिजिनल एकदम। हाँ हाँ, तो मार्केट ओजी भी लोगे तो 4,500 रुपए की 4,000। मैं उस दिन पूछा था मार्केट होती 2,900 बोले, 2,900 तो 3,000 रुपए की, वो भी चाइना है। उसमें LEDs जो होती है बहुत छोटी छोटी होती है एकदम ओरिजिनल में, और जो चाइना में होती है वो बड़ी
एलईडीज होती है, जैसे पैनल देख रहा होंगे अभी तुम, बहुत स्क्रीन लग रही है एलईडी, देखते होंगे कि एलईडीज निकाली दूसरी जगह लगा दी तो फिर चालू उधर हो जाती, तो जितना निकालोगे उतना ही पैनल ब्लैक होता है ना, ब्लैक वाला बड़ा ब्लैक होता है। और ऐसा टीएफटी में देखो लाइट निकाल दो पूरी ब्लैक हो जाएगी, क्योंकि उसमें नीचे से लाइट जा रही है। तो अभी एलईडीज पैनल नहीं देख रहे, रोडों पे ऐड चलते रहते हैं कितने एलईडी, शादियों में भी तो वो लगते देखा होगा कॉर्नर में ये बंद पड़ी है, हाँ सर। देखा ना, कभी बीच में से बंद हो गई, तो वो खाली एलईडीज उतना लाइट जल्दी बंद हो गई उसकी, तो उसमें ग्राफिक भी दिखने बंद हो गया, बाकी जल रहे हैं, है ना। तो वो एलईडीज उस तरह की है। और इसमें कुछ होता है एमोलेड में थोड़ा सा तो पूरी खराब हो जाती, नहीं तो एमोलेड पे देखना ब्लैक हो जाएगी लेकिन बाकी दिखती रहती है, जब तक वो फूटेगी नहीं, फूटने के साथ लाइन कट हो जाती है, लाइन ब्रेक होगी तो पावर ही सारी बंद हो जाती है। तो पहले एमोलेड में ऐसा, एमोलेड ओलेड की तरह थी पहले एमोलेड ओलेड की तरह थी, थोड़ा सा कांच ब्रेक हो गया तो लाइट थोड़ी ब्रेक। अब कैसा है कि इतना टूटेगा तो इतना ही ब्लैक होएगा, बाकी चलेगा। चलता रहता है। बहुत से फोनों में जो हाई टेक्नोलॉजी की, इसमें भी कई क्वालिटी आती है, एमोलेड में भी सस्ती भी है और अच्छी भी है। अभी अच्छी बोले तो अफोर्डेबल भी है ना। आप सोचो डिस्प्ले बैंड भी हो रही, तो है नहीं वो एडवांस टेक्नोलॉजी। तो कोई एक फोन ओपन करते हैं, जो F15 में तो एमोलेड है, F15 में तो शायद एमोलेड है। ये देखो सीपीयू दिया है, MIPI की लाइन है ना, और RST LCD D है, मतलब ये INT HDSCL नहीं, और एक वोल्टेज है 1.8। इसमें VSN VSP नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एमोलेड डिस्प्ले है। अभी तो सब एमुलेट ही आ रही थी। एमोलेड डिस्प्ले में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। सैमसंग F15 आ गया, ओप्पो F15 एमोलेड है, तो एमोलेड में उस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसमें प्रॉब्लम्स आएगी या तो सीपीयू से, बस सीपीयू से ही आएगी। 1.8 भी बड़ी मुश्किल से मिसिंग हो अगर हुआ तो इसी HCR चेक कर लिया, मतलब सीपीयू से लाइन सब ओके है, फिर वोल्टेज 1.8 चेक कर लिया बस। इसमें ऐसा नहीं कि उसने पहले इसको ही लेवल दिया फिर इसने उसको किया, इस लाइन को किया, इतना नहीं है ना। बाकी फोनों में सब। तो हम लेते हैं कोई जिसपे IPS डिस्प्ले। Realme 7 लो सर। Realme 7। Realme 7, चलो ओप्पो में है, अभी एक आधा ओप्पो का देख लेते हैं। चलो ओप्पो A17 उतरा के देखते हैं, इनमें साथ होनी चाहिए, लो बजट के ही फोन है ना, 10 से 12-15 हजार रुपए की रेंज वाली फोन है। तो इसमें A17 है, A17 के है, 12-15 लो। ये सब सीरीज सस्ती है। ये तो हो गई देखो आपके 10 लाइन जो हो गई है MIPI, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 10 लाइन तो हो गई है MIPI की। इसके बीच में ये जो रजिस्टर्स होते हैं या फिर इनको कपलर फिल्टर्स भी बोला जाता है MIPI की लाइन में, ये अगर पानी उनी जाता है यहाँ पे तो ये एक लाइक फ्यूज की तरह काम करते हैं, तो ये सप्लाई को काट। इसमें प्रॉब्लम तो ये खराब हो जाता है तो आपको कुछ नहीं है, जीरो वैल्यू का आप चाहिए तो जंपर भी मार सकते हो। इनकी टेस्टिंग जो यहाँ पे आएगी वही यहाँ पे आएगी, वही पीछे आएगी, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, लाइक एक फ्यूज है। तो हो सकता है कोई उसकी लाइन आपको यार यहाँ ना बने, तो ये इस तरीके से MIPI की लाइन ये डायरेक्ट ही मानी जाएगी CPU से, क्योंकि कोई सप्लाई इसमें ब्लॉक नहीं हो रही, जो इन है वही आउट है। बस कभी पानी नहीं जाएगा कहीं पे तो वो डेटा जो CPU की लाइन है वो सेफ हो जाती है इनकी वजह से। तो इसमें जो वैल्यू आपकी यहाँ बनेगी वही यहाँ पे बनेगी। अगर यहाँ पे इनकेस नहीं बन रही तो आपको इस पीछे और पीछे चला जाना चाहिए, बस इसके बाद ये फिर लाइन जो चली जाती है सीधी CPU में चली जाती है। अब उसके बाद हमारा जो मैंने बताया था आपको रीसेट लाइन है ना, ENNP रीसेट SCL HDA है ना। ENN
और तो ये ENN किसकी लाइन होगी? LCD की नहीं, ENN मतलब इनेबल सिग्नल नेगेटिव हो तो इनेबल सिग्नल ग्राफिक। पॉजिटिव, तो मतलब किसकी थी? ग्राफिक ग्राफिक IC। और रीसेट लाइन किसकी थी? LCD की है ना। और ये T जो होती है LCD मतलब इनेबल सिग्नल्स की, तो उतनी 10 11 12 है ना। और ये जो SDA था और SCL था, ये अगर LCD का रहेगा तो 2 और होना चाहिए, नहीं तो ये फिर ग्राफिक IC का है। जो मैंने बताया था, लिखा नहीं था कि इसको SDA SCL भी आता है। तो SDA SCL जो आएगा वो फिर ENN जो आएगा वो हमारी ये रही 15 वोल्ट की ग्राफिक IC। सबसे ज्यादा जो यूज किया गया है IPS LCD में सिर्फ ग्राफिक के लिए वो ये IC जाएगी। अगर ये नहीं है तो फिर ग्राफिक प्लस लाइट होगी या फिर ग्राफिक प्लस पावर प्लस लाइट रहेगी, या ग्राफिक और पावर रहेगी, मतलब किसी ना किसी के साथ रहेगी। और अगर अलग दी तो वो कुछ 15 वोल्ट की ग्राफिक IC को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो अब आपका स्टेज 1 हो गया था, यहाँ पे GR लेना। GR आपकी ओके थी तो हमारी फुल टेस्टिंग हो गई। यहाँ पे हो जाती है। अभी नहीं हुई क्योंकि अभी बाकी कहीं टेस्ट करने का हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल हम इस लाइन की टेस्टिंग करते हैं GR पे या फिर इस लाइन की करते हैं, तो यहाँ पे कंडीशंस ये हो जाती है कि आपस में दोनों ICs कनेक्टेड है, तो उनमें दोनों IC में ये कंफर्म नहीं है कि वो GR इसकी है या वो GR उसकी है। तो इसके लिए हमारी वहां GR काम नहीं। अभी ये लाइन जो है हमारी, इस सब आउटपुट है क्योंकि ये ICs नहीं है, ये सब उनके आउटपुट है ना। हम ये लाइन चेक करेंगे तो CPU से पता लग जाएगा, लेकिन इसकी लाइन अगर हम चेक करेंगे VSN और VSP जो दिया हुआ है ये, तो ये जो GR आएगी वो किसकी आएगी? इसकी, ये IC की आएगी ना। और हम इस पे अगर चेक करेंगे तो ये कंफर्म नहीं है कि ये GR हमारी उसकी यहाँ पे बनी है या फिर इस IC की यहाँ पे बनी। तो दोनों में से एक निकालने के बाद आप फिर कोड टेस्टिंग कर सकते हो, लेकिन निकालने से पहले एक बार हम हॉट टेस्टिंग हमारे पास ऑप्शन है कि अभी हम इसकी हॉट टेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि पावर अगर इससे नहीं मिल रही तो हमें इस पे ही काम करना है, और अगर पावर इस पे नहीं मिल रही तो हमें उस पे काम करना है। हॉट टेस्टिंग में ये पता चल जाएगा, क्योंकि कोल्ड टेस्टिंग हमारी यहाँ तक थी और ये ओके है। अब अगर ये हमारी हॉट टेस्टिंग पे प्रॉब्लम आती है तो इसमें GR ओके, मतलब लाइन तो है लेकिन इस लाइन में पावर, और वो पावर क्यों नहीं है? या तो आपकी ग्राफिक IC खराब है, या ग्राफिक IC के SDA/SCL एक्टिवेट नहीं हुए, या ग्राफिक IC का ENNP नहीं मिला, या फिर ENN नहीं मिला, है ना। तो हमें वोल्टेज ना मिलने से ये पता चल जाएगा, इस IC को निकालेंगे फिर GR चेक करेंगे तो GR हो सकता है मिल रही हो यहाँ पे भी, फिर हम वापस लगाने के बाद फिर हॉट टेस्टिंग करेंगे। तो क्यों ना पहले ही हॉट टेस्टिंग कर ले, जिससे हमें पता हो कि पावर किस में नहीं बननी। अगर इसमें नहीं बननी तो ये 1.8 VREC कहां से आते हैं? 1.8 VREC पावर IC से, तो मतलब हम पावर IC पे सीधा सीधा काम करेंगे या उसकी लाइन पे काम करेंगे, है ना। और अगर हमारा ये नहीं मिल रहा VSN VSP तो ग्राफिक IC पे काम करेंगे। हो सकता है ग्राफिक IC से SD एक्टिवेट ना हो सकता है SCL एक्टिवेट ना हो सकता है ENN ना बनना हो सकता है ENP ना बनना, लेकिन हमें काम इसी डायरेक्शंस में करना है पीछे, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोड करने के बाद दूसरी जगह कोड की सोचोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि GR दोनों की आपस में मिलती है। अब एक की खराब होने से दूसरी की GR बनती है, या फिर आप एक को रिमूव करो, इसको रिमूव करो और रिमूव करने के बाद इसके इनपुट भी यहाँ पे चेक करो। लेकिन इनपुट अगर बन रहे तो फिर भी आपको लगाने के बाद हॉट टेस्टिंग करनी है। अब हॉट टेस्टिंग में फिर प्रॉब्लम आती है तो आपको ये पता लगता है कि लाइन ओके है, तो इसका मतलब आप IC से एक बार चेंज कर, या फिर इसके ये बूस्ट कॉइल नहीं बन रही हो, बूस्टिंग नहीं दे रहा हो, इसलिए आपके 5 से 6 वोल्टेज नहीं बने। लेकिन ये बूस्ट अभी तक मैंने इसको चेंज नहीं किया। मोस्टली प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सॉल्व होगी या फिर आपको जाएगी फिर CPU से सॉल्व होगी, अगर इसमें सॉल्व ना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है VSN VSP और 1.8 इसका माना गया। अब ये काम कैसे कर रहा है ये पीछे से भी आप इसको ध्यान में रखना है,
कि वोल्टेज जो ENN है और ENP है उन पे भी 1.8 वोल्टेज बनता है इनेबल सिग्नल्स के साथ। कुछ पुराने फोनों में अगर हम आ जाते हैं तो अभी के फोन्स में HDSCL जो है वो सिर्फ इस वाली ग्राफिक आईसी को लगता है, डिस्प्ले को नहीं लगता। लेकिन पुरानी अगर फोन्स में हम जाएंगे तो उनमें HDSCL लगता है। जैसे पुराना फोन अगर लिया जाए तो F1 है ना, पुराने फोनों में आता है लेकिन कुछ दिया नहीं है। तो F11 तो नया हो गया, F1 प्लस हार्डवेयर। और अगर LCD में जाए बहुत पुराना फोन है, शायद अब तो आए भी नहीं है। इसमें 3.0 है, 1.8 वोल्टेज है और लाइन वही MIPI की हो गई, रीसेट की हो गई है ना, और HDA 0 और HCL है ना। इसमें हो सकता है कहीं आपको 2.2 किलो ओम्स के रजिस्टर्स हो, रजिस्टर्स तो है लेकिन 0R के, तो 0R में मतलब जो सप्लाई इनपुट होगी वही आउटपुट होगी। तो यहाँ पे देखते ही ये लगे हुए हैं है ना, दोनों रजिस्टर लगे हुए दोनों इधर से ये रजिस्टर्स हो सकते हैं। तो ये बहुत पुराने उसमें होते थे, मैंने इनको ज्यादा अच्छे से स्टडी किया था एक MI के फोन में। MI के फोन जो पुराने फोन थे उनमें ज्यादा अच्छे से स्टडी किया था मैंने इसमें रजिस्टर्स को। जैसे Redmi Note 4 बहुत चला था तो इसमें ग्राफिक की प्रॉब्लम बहुत आई, तो मैंने ग्राफिक इसके सॉल्व किए। तो ये Qualcomm वाला हो गया या फिर MediaTek वाला, तो हमारे इंडिया में तो Qualcomm था, MediaTek नहीं था। तो इसमें बहुत चलने वाला फोन था वो टाइम पे Note 4। तो ये जब जो चीज ज्यादा बिकती भी है तो वो एक दिन प्रॉब्लम्स के लिए भी वही ज्यादा फोन आते हैं। तो ये मेरे पास काफी फोन आए थे ग्राफिक बनने के लिए। तो इसका जो VSN VSP था वो किससे है? इससे है ना, तो इसका मतलब ये पावर है, क्योंकि ग्राफिक आईसी तो 15 वोल्ट की अलग से लगी रहेगी। तो और ये पावर प्लस चार्जिंग होगी, और ये मेन पावर आईसी होगी, और ये चार्जिंग आईसी प्लस पावर आईसी। मतलब चार्जिंग आईसी पावर भी तो देती है फोन को। जब हम चार्जिंग पे लगाएंगे तो फोन चार्जिंग से चालू रहता है, बैटरी से नहीं रहता। तो ये पावर से यहाँ से चार्जिंग की इसको देगी, फिर ये फोन को पूरा चालू। तो ये दोनों भी, या तो हम इसको बोल देते हैं सेकेंडरी आईसी, फर्स्ट आईसी, मतलब या तो मेन आईसी और ये सेकेंडरी, लेकिन दोनों का भी काम पावर से नहीं होता है। तो ये VSN VSP भी बना रहा है इसके लिए, मतलब लाइट के ग्राफिक के लिए भी दे रहा है। अब इसमें मैंने जब इसकी पूरी स्टडी की थी तो इस तरह की प्रोटोकॉल्स पे इसमें रजिस्टर ऐसा देखना मिला था, 1 किलो ओम्स 2 किलो ओम्स के जो HDSCL एक्टिवेट थे हमारे। ये लगे हुए 0R के, 1 किलो ओम्स के, और कहीं पे है 0R का। तो इस तरह के रजिस्टर्स इसमें ज्यादा देखने मिले थे। तो इनमें रजिस्टर जिन फोनों में है, जैसे 1 किलो ओम्स, अगर ये वैल्यूज कम हो गई या वैल्यूज खत्म हो गई तो ये प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। हालांकि अभी के नए फोनों में ये नहीं है, डायरेक्ट ही कर दिया गया है, अब ये नहीं। तो पहले के फोन्स में मैंने ऐसे फोन में देखा है, जैसे अभी हो जाए और कोई फोन भी, बहुत से फोनों में होता था, जैसे Redmi, ये तो शायद अभी का ही A2, जैसे Redmi 4A, इन सब में ये तरीके के रजिस्टर्स मेंशंस होते थे LCD में। तो एक बार आप रजिस्टर्स की भी टेस्टिंग करोगे, आपको मैंने बताया है रजिस्टर टेस्ट करने का ओम्स मोड। तो इसमें बजर था, डायोड था और वोल्टेज था, लेकिन इस तरीके के उसमें आपको एक बार यूज करना पड़ेगा रजिस्टर्स मोड। जरूरी नहीं वो शॉर्ट हुआ हो, जरूरी नहीं ब्रेक हुआ हो, जरूरी ये भी है कि उसकी रजिस्टर्स की वैल्यूज जो है वो ना बचे। तो इस तरीके के जो 0R का है, मतलब जो वैल्यू इनपुट होगी वही आउटपुट, लेकिन हो सकता है और की भी वैल्यूज हो। इसमें तो ग्राफिक आईसी वही दी है 15 वोल्ट की है ना, तो VSN VSP यही देगी, ये रखा ना,
इसके NET ये हो गए, VREG ये हो गया 1.8 1.8। तो इसमें रजिस्टर्स किधर मेंशन किए? नहीं 0R का ही है, ये भी 0R का ही है। और भाई ये रहा 2.2 क्लोम्स है ना, 2.2 और इन पे पावर दी गई है जो कि 1.8 वोल्टेज। ये रहा 1.8, एक 1.8 एलसीडी को आएगा, एक 1.8 पुल अप रजिस्टर्स, यानी कि उनको रजिस्टर्स को पुल करेगा SCL एक्टिवेट होने के लिए। किधर गया? ये रहा 2.2 क्लॉक्स के जो मैंने रजिस्टर बताया था आपको HDSCL का, ये रही I2C HDSCL। तो ये लाइंस को एक्टिवेट करने के लिए रजिस्टर्स को पावर दी जाएगी, फिर उसके बाद ये HDSCL एक्टिवेट है ना। तो ये अभी तो नहीं है, लेकिन पहले फोनों में ये होते थे, अब तो नहीं है। नहीं तो पहले फोनों में HDSCL पे एक दो 2.2 क्लोम्स के दो रजिस्टर्स रहते थे और दोनों को पावर एक्टिव। अब सोचो उस रजिस्टर पे पावर आ रही तो उसमें प्रेशर रहेगा, तो जिन चीजों में पावर इनेबल रहती है उन पे फिर प्रेशर ज्यादा होते हैं, तो उनके चांसेस होते हैं कि ये खराब ज्यादा हो, तो उनकी टेस्टिंग आपको अच्छे से करनी है। लेकिन अभी के फोन्स में ये पुल अप रजिस्टर्स नहीं होते, डायरेक्ट HDSCL CPU से ही बनती है, और जो भी IC या डिस्प्ले हो जिसको भी सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कर दिया। तो अभी ये CPU है, इसका जो नंबर इस CPU लगा हुआ है, तो ये CPU में ऐसा डायरेक्ट कैपेसिटी नहीं है, तो इसके लिए उनमें दो रजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे HDSCL के साथ, और उन रजिस्टर्स को पावर देनी ही पड़ेगी। तो ये CPU डिसाइड करता है कि किस तरीके से प्रोटोकॉल होगी, फिर आगे का काम करती है ग्राफिक IC, इसकी मुझे अब कैसे चलना है। पहले इसको CPU सेलेक्ट करेगा, वो किस तरीके से करेगा वो CPU के ऊपर डिपेंड है। तो जो इसमें CPU लगा हुआ है वो CPU का HDSCL बिना पुल अप रजिस्टर्स के एक्टिवेट नहीं। तो ये CPU बेसिस में इस तरीके की प्रोटोकॉल रहेगी, लेकिन अभी ये CPU ओल्ड हो चुके हैं, नए फोनों में तो नए CPU आ रहे हैं, तो उनकी प्रोटोकॉल चेंज हो गई। या फिर आप ये बोल सकते हो सकता है वो रजिस्टर दोनों CPU के अंदर ही डाले और वहीं पे वो पावर मिल रही हो CPU के अंदर ही, और डायरेक्ट वे फिर सेलेक्ट हो रहा है। पहले ये रजिस्टर्स बाहर थे और बाहर से इनको 1.8 की पावर दी जाती थी। तो इस तरह के उसमें आपको इन रजिस्टर्स की वैल्यू भी चेक करना जरूरी है ना। हाँ समझ M14 एक किया था लेकिन नॉट रिस्पॉन्स, कुछ नहीं, सेम कंडीशन है। तो देखता हूँ इसका ये करता CPU पे भी नहीं, MMC भी नहीं, MMC देखूंगा निकाल के प्रोग्रामिंग में डाल के क्या है करा वीडियो बैठ हाँ एक